नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि रिश्तों पर केंद्रित है और जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है नया रिश्ता। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। समीर अपने ऑफिस के निकलने में थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी अपना घर लॉक करके नीचे उतर गया। तभी समीर की नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी। उसके बाहर सामान पड़ा देखकर समीर ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत समय से खाली पड़े उस फ्लैट के कारण पूरी बिल्डिंग में एक मायूसी का माहौल बना रहता था। अब वहाँ नए लोगों के आ जाने के कारण चहल पहल बनी रहेगी। समीर को यह सोचकर बहुत अच्छा लगा। फिर दिन तो काम करते करते बीत गया। शाम होने पर जब समीर घर पहुँचा तब फिर से उसकी नज़र उस फ्लैट पर पड़ी। उस फ्लैट में अब भी पहले जैसी शांति थी। फिर भी वह सोचने लगा कि हो सकता है कि सिर्फ अभी इस फ्लैट में सामान शिफ्ट ही हुआ हो। इसमें रहने वाले लोग शायद थोड़े समय बाद आएं। दिन भर की थकान के बाद वह गर्मा गर्म प्याली की चाय औषधि का काम करती है। इसलिए समीर ने फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाई, बाहर बालकनी में आ गया। तभी अचानक चाय पीते वक्त समीर की नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी। तब बाहर बैठी जिस लड़की को समीर ने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। जब दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डाला तो समीर को याद आया कि यह तो वृंदा है, जो मुझे उस समय मिली थी जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके घर में किराएदार बनकर गया था। फिर वह पास रखी चेयर पर बैठा पुरानी बातें सोचने लगा। मेरे सामने रखी चाय ठंडी होती रही, लेकिन मैं बेखबर अपने ही ख्यालों में डूबा रहा। मामी जी ने आपके लिए तौलिया और चादर भेजी है। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, कमरे की सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम वाली बाई नहीं आती। अगर आपको अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए तो आपको उसका इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। वृंदा ने यह सब समीर को कहा और फिर टॉवल और चादर देकर बड़ी तेज़ी से बाहर निकल आ गई। तब समीर ने अपने हाथ में उठाया हुआ सूटकेस एक तरफ रखा, कमरे में अपना सामान लगाने लगा। थोड़ा सा ही सामान था समीर के पास, इसलिए जल्दी ही सेटिंग हो गई। फिर अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद समीर को लाइब्रेरी जाना था ताकि वो थोड़ी किताबें इशू करवा सके। अरे कम से कम सफ़र की थकान तो उतार लेते, ऐसे पढ़ने की भी क्या जल्दी है। अचानक वृंदा का स्वर उभरा। मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सिर पर। थोड़े समय बाद मेरा इंटरव्यू है। अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। मैंने किताब पढ़ते हुए कहा। मेरी यह बात सुनकर तेज़ी से वो बाहर चली गई। सच कहूँ तो मेरा उस समय पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ी थकान भी थी, भूख भी लग रही थी। यह लो चाय, गर्मा गर्म टोस्ट। मामी मंदिर गई हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बना लाई, जल्दी से खा लो। बर्तन यहीं रख देना, मैं बाद में ले जाऊंगी। इतना कहकर वृंदा गायब हो गई। चाय और टोस्ट खाते वक्त मैं वृंदा के बारे में सोच रहा था। ना चाहते हुए भी उसके प्रति एक लगाव महसूस करने लगा। फिर अचानक समीर ने अपनी सोच पर विराम लगाया और पुनः पढ़ाई करने बैठ गया, क्योंकि समीर जानता था कि अगर मैं अपने लक्ष्य से भटक गया तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बीते समय के साथ समीर और वृंदा का एक अनजान रिश्ता बनता जा रहा था। जब जब
समीर समय कम होने के कारण अपना कमरा साफ़ नहीं कर पाता था, तब वृंदा चुपके से आकर उसका कमरा साफ़ कर जाती थी। सुबह के समय समीर जैसे तैसे अपने नाश्ते के परांठे और रात के खाने के लिए 3-4 रोटी सेंक कर रख देता था, क्योंकि समीर जानता था कि दिन भर की थकान के बाद वो रात का खाना नहीं बना पाएगा। इसलिए रात में ही कभी कभी सब्जी बन पाती थी तो बाज़ार से कोई सब्जी पैक करवा के ले आता था, फिर अचार से ही खा लेता था। इसी क्रम में जब एक दिन समीर लाइब्रेरी से घर वापस आया, तब किचन के स्लैब पर एक कटोरी सब्जी देखकर समीर को एक आनंद की अनुभूति हुई। कटोरी के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि हर रात को बिना सब्जी के ही रोटी खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। सारा दिन इतनी पढ़ाई करते हो तो कम से कम रात को तो ढंग से खाना खाया करो। उस समय मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने तुरंत उस सब्जी के साथ सुबह की बनाई हुई रोटियां अपने प्लेट में लगा ली, खाने बैठ गया। सही में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी हुई थी। न जाने कितने दिन बाद मुझे खाने में स्वाद आया। उसके बाद न जाने कितनी बार वृंदा चुपके से एक कटोरी सब्जी बचाकर मेरी किचन में रख जाती थी। धीरे धीरे बीत रहे समय के साथ समीर को पता चला कि वृंदा अनाथ है, इसलिए वह अपनी मामा मामी के साथ रहती है। वैसे तो वृंदा कॉलेज जाती है, लेकिन उसकी मामी घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंपकर इसी कोशिश में लगी रहती है कि उसकी पढ़ाई में किस तरह से बाधा डाली जाए। उसके मामा अच्छे हैं, लेकिन मामी के आगे मामा की भी नहीं चलती। उसकी मामी उस पर बहुत जुल्म करती थी, इसलिए समीर ने कई बार वृंदा को अकेले में रोते हुए देखा। उसे इस तरह से रोता देखकर समीर को बहुत दुख होता था, लेकिन समीर मजबूर था, क्योंकि उसे कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकता था। फिर वह दिन भी आया जब समीर का इंटरव्यू क्लियर हो गया। जॉब की पोस्टिंग होना अभी बाकी था, इसलिए सारा सामान पैक करके समीर को घर वापस जाना पड़ा। तभी अचानक दरवाज़े पर एक हल्की सी आहट सुनाई पड़ी। वहाँ पर वृंदा हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो, समीर ने वृंदा से कहा, तो वह अंदर आ गई। यह समय चाय पीने का तो नहीं है, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से यह निकल गया। चाय पीने का कोई समय नहीं होता, बस चाय पीने के लिए अच्छी कंपनी चाहिए। इतना कहकर वे अपना दुपट्टा हाथों में मसलने लगी। समीर समझ चुका था कि वृंदा क्या कहना चाहती है, लेकिन समीर फिर भी अनजान बना रहा, क्योंकि अभी उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वह वृंदा का हाथ थाम सके। वहाँ गांव में बीमार पिता, छोटे भाई बहन, सभी की जिम्मेदारी समीर के कंधों पर थी। वैसे भी मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि मुझ पर निर्भर रहे। अब तो जल्दी तुम्हारी नौकरी लगने वाली है। अगर मेरे बारे में मामी से बात करो तो वह तो इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देगी, क्योंकि उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। इतना कहकर वृंदा रोने लगी। देखो, तुम्हारी चाहत का अंदाज़ा है मुझे इस बात से इनकार भी नहीं है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी कई मजबूरियाँ हैं जिसके चलते मैं विवश हूँ। लेकिन फिर भी एक बात तुमसे कहना चाहूँगा कि खुद पर तरस खाना बंद कर दो। तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तब तक तुम खुद को एक बोझ समझती रहोगी। सामने वाला भी हमारी तभी कद्र करता है जब हम खुद को वैल्यू देते हैं। इसलिए अपनी मजबूरी को आगे बढ़ने का हथियार बनाकर लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि जो अपनी मदद खुद करते हैं, ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है। फिर समीर अपने घर वापस चला गया। थोड़े दिन बाद समीर की पोस्टिंग एक नए शहर में हुई। समीर वहाँ चला गया
सब कुछ ठीक से मैनेज कर पाया, क्योंकि एक अच्छी सैलरी समीर को मिलने लगी थी। फिर अपने बीमार बाबूजी का इलाज करवाया, छोटे भाई बहनों को सेटल किया। अब तो समीर के भाई बहनों की शादी हो चुकी है, माता पिता भी साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन तब तक माँ बाबूजी ज़िंदा रहे तब तक वह लोग मुझ पर लगातार शादी करने का दबाव डालते रहे। लेकिन चाहकर भी खुद को समीर इसके लिए तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि शायद समीर वृंदा को अभी तक भूल नहीं सका था। फिर अचानक समीर ने अपने आसपास बढ़ते अंधकार को महसूस किया, अंदर चला गया। तब मैं बिना कुछ खाए पिए ही बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन संडे था, इसलिए समीर थोड़ी देर सोकर उठा था। जब बाहर बालकनी में आया तो देखा वृंदा सामने वाले गार्डन में टहल रही है। बस फिर मैं तुरंत उसके पास जा पहुंचा। मुझे अचानक सामने देखकर वृंदा हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो हम दोनों ही खामोश हो गए हैं। हम दोनों के भीतर अनेक बातें बवंडर मचा रही थी, लेकिन हमारे होठों पर चुप्पी छाई हुई थी। शायद ऐसा ही होता है जब हम किसी अपने से एक लंबे समय के बाद मिलते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ भी कहने सुनने का शब्दकोश खाली हो गया। आप यहाँ कैसे? वह चुप्पी तोड़ते हुए वृंदा बोली। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में है। तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे मामा मामी कैसे हैं? समीर वृंदा से पूछने लगा। ज़िंदगी ने बहुत मजाक किया है मेरे साथ। मंदार के साथ 3 साल का वैवाहिक जीवन, फिर अचानक मंदार का एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले जाना। इतना कहकर वृंदा रो पड़ी। उसे इस तरह से रोता देखकर समीर का भी मन भर आया, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सब मजबूर हैं। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर समीर को यह जानकर अच्छा लगा कि आगे पढ़ने के लिए वृंदा इस शहर में आई है। उसके पति तो अब नहीं रहे, किंतु उसकी सास द्वारा उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ़ था। विवेक जी, ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। मेरी मम्मी ने तो मुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मंदार और उसकी माँ ने ज़िंदगी के सारे सुख दे दिए। समीर से वृंदा ये कहने लगी। कभी कभी वो प्यार में उसे विवेक भी कह देती थी, जबकि मामी ने तो मेरी शादी मंदार से इसलिए करवाई थी ताकि उसका बोझ उतर सके। आपके जाने के बाद मैंने अपनी कॉलेज की अधूरी पढ़ाई पूरी की। फिर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन तब तक मंदार को मेरे लिए पसंद किया जा चुका था, इसलिए मुझे मजबूरन मंदार से शादी करनी पड़ी। लेकिन मंदार ने ढेर सारे सुखों से मेरा जीवन भर दिया। वह भी चाहते थे कि आगे की पढ़ाई पूरी करूं। अब मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन माँ तुल्य मेरी सास ने अपने संस्कारों के खिलाफ जाकर यह कदम उठाया है। इतना कहते कहते वृंदा का मन भर आया। मंदार के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों और समाज ने मेरी सास पर मेरी दूसरी शादी करने का दबाव बनाया था, लेकिन मेरी सास ने मेरी इच्छा को महत्व दिया, मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। अब जब उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मुझे सही साबित करना है। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर सचेत थी। फिर बीत रहे समय के साथ हम दोनों नज़दीक आने लगे। वैसे तो हम दोनों बिज़ी शेड्यूल होने के कारण व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी हम दोनों पड़ोसी तो थे ही। बस इसी वजह से समीर और वृंदा की मुलाकात अक्सर हो जाती थी। धीरे धीरे वृंदा खुलने लगी। समीर के प्रति उसका खुश्क स्वभाव अब बदलने लगा। पतझड़ के बाद आगमन होने लगा बसंत का। उसके दिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक नया बदलाव नज़र आने लगा। इस बार पहल करने की समीर की बारी थी।
इसलिए मौका देखकर समीर ने एक दिन अपने मन की बात वृंदा के सामने रख दी। आपकी भावनाओं की कदर है मुझे, लेकिन मेरा मन भी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा मन तो मंदार के साथ ही चला गया, बस रह गया है निर्जीव शरीर और उसकी आंखें नम हो गई। वृंदा, तुम्हारे दुख का अंदाज़ा है मुझे, लेकिन कब तक अपने खाली मन को समेट कर चलती रहोगी? कभी तो प्यार भरी ऊष्मा का संचार करना पड़ेगा। समीर अचानक ही उत्तेजित हो गया। आपका कहना सही है, परंतु मुझे शायद अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन मेरे भीतर की ज़मीन पथरीली हो चुकी है। जब तक मानसिक रूप से मैं खुद को तैयार नहीं कर पाती, तब तक शायद मेरा मन ऐसे ही दुखी रहेगा। अब शायद कुछ और कहने सुनने को बाकी नहीं था, इसलिए समीर चुपचाप उठकर बाहर आने लगा। समीर, क्या एक स्त्री और पुरुष शादीशुदा होने के बाद एक रिश्ते को नाम दे पाते हैं? क्या हम अपनी सीमाओं को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ दोस्ती का नया रिश्ता कायम नहीं कर सकते? वह अचानक समीर से बोल पड़ी। उसके मुंह से यह सब सुनकर समीर को बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मुझे हर रोज़ डिनर में तुम्हारे हाथों की बनी एक कटोरी सब्जी चाहिए, क्योंकि मैं तो आज तक तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं भूल पाया हूँ। मैं बातचीत का रुख बदलने के इरादे से समीर बोला। हाँ, क्यों नहीं? अब तो मेरे हाथों का बना डिनर आपको रोज़ खाने को मिलेगा। वृंदा कहकर हंस पड़ी। इससे पहले कि समीर कुछ कहता, वह अचानक बोल पड़ी। अपनी सोसाइटी के बाहर बनी चाय की टपरी देखकर मुझे आपकी याद आती थी, लेकिन मैं अकेली होने के कारण कभी वहाँ नहीं गई। तो चलो आज चलकर साथ चाय पीते हैं। चाय, और इस समय? मैं अचानक उससे पूछ बैठा। चाय पीने का कोई समय नहीं होता। चाय का मज़ा तो तभी आता है जब साथ देने वाला भी आपके जैसा हो। उसके चेहरे पर अचानक ही मुस्कान उभर आई। ऐसी बात है तो चलो अभी कड़क चाय का मज़ा लेते हैं और साथ में गर्मा गर्म मक्खन वाला टोस्ट भी खाएंगे। इतना कहकर समीर ज़ोर से हंस दिया। थोड़ी देर बाद समीर और वृंदा छोटी सी चाय की टपरी पर बैठकर गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले रहे थे। साथ में मक्खन वाले टोस्ट ने चाय का मज़ा दुगुना कर दिया। एक प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता पनप रहा था समीर और वृंदा के बीच। अब इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा वो दोनों नहीं जानते, लेकिन आज उन दोनों के पास जो है वो बहुत सुंदर है, वो दोनों के लिए बहुत सुखद है। फिर चाय पीने के बाद दोनों समीर और वृंदा अपने अपने घर को चले गए। ये उनके नए रिश्ते की नई शुरुआत थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।